लोग जो जिंदा रहते हैं ना, हम सब कुछ धरती माता से उधार लेके रहते हैं। कहते हैं ना, गुमशुदा वो नहीं जो रास्ता भटक गए, गुमशुदा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। चढ़ने के लिए असेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उतरने के लिए डिसेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और जो बेस्ट टाइम है एवरेस्ट बेस कैंप जाने का, वो अप्रैल और मई है, क्योंकि उस समय सीजन टाइम होता है क्लाइंबिंग का। एवरेस्ट बेस कैंप पे जाके माउंट एवरेस्ट को निहारिए। एक बार आप उस चोटी को देख लो, वो चोटी एक बार आपको देख ले। सामने से आपको मौत आती हुई दिख रही है। पर्वत को से आप परमिशन लेती हो कि हमें चढ़ने दिया जाए। माउंट एवरेस्ट को सागर मथा नाम से नेपाल पे बोला जाता है। हमने अपने हाथों से कई लोगों की बॉडी को ब्लैक पॉलिथीन के अंदर डाला है। कुछ के शरीर टूटे हुए थे, उस सबको हमने व्यवस्थित रैप अप कराया है। डर के भी आप एक दिन डर बन गए। हेलो बाबा लोग, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा जो हमारी एडवेंचर और स्पोर्ट्स वाली श्रृंखला है, उसमें आज एक नया नगीना जुड़ना जा रहा है। और यार इस गेस्ट के बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार। जैसे हम लोग जो है, हम आम लोग जो हैं, आपकी और हमारी तरह, हम लोग लाइफ में एडवेंचर करते हैं। ये एक ऐसा शख्स है जो हमारे पॉडकास्ट में आया है जिसकी लाइफ ही एडवेंचर है। ये 2 बार, भाई साहब एक नहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच चुके हैं। जिस टाइम पे 2015 में अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तब भी ये माउंट एवरेस्ट पे थे। और इतना ही नहीं, इन्हें बाइक स्टंट का बड़ा शौक है। और एक क्राइस्ट पोज कहलाता है, जिसमें तुम बाइक के ऊपर खड़े हो जाते हो, दोनों हाथ फैला के, कुछ नहीं पकड़ा है, बाइक के ऊपर खड़े हैं। और उससे 32 किलोमीटर के आसपास लगातार गाड़ी चला के इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और एक मजेदार बात, जब मैं इनका नाम बताने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि इनका सरनेम ऐसा है कि जिसके सामने फर्स्ट नेम फीका पड़ जाता है। आदमी सरनेम से ही तुम्हें हमेशा बुलाता है। तो ऐसे इंसान को मैं आज अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित करता हूं। आप भी मेरे साथ उनका स्वागत कीजिए पूरे दिल से। तो लेट्स वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट इन बाबा कास्ट हमारे आज के स्पेशल गेस्ट रत्नेश पांडे जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी तारीफों के पुल बांध के आपने, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि रत्नेश से ज़्यादा जब कोई पांडे सुनता है ना, तो कहते हैं ना, कमाल करते हो पांडे जी। हाँ। तो ये तो हो ही जाता है बहुत बार। और यस, अपने आप में मज़ेदार पल तो होता ही है। और पांडे हो भी क्यों ना भैया, मंगल पांडे से लेके मनोज पांडे की कहानी, और आज रत्नेश पांडे को आपने बुला ही लिया है बाबा कास्ट में। हाँ, श्रृंखला चलती जा रही है पांडे जी लोगों की। बिल्कुल। रत्नेश भाई, मतलब सबसे पहले यार समझ में नहीं आ रहा कि यार ये शुरुआत जो इतना कुछ है, आपका अनुभव कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट ही पहुँच जाते हैं। अच्छा, एवरेस्ट पे ही पहुंचते हैं। और एवरेस्ट में जैसा आपने अभी स्टार्टिंग पे बताया, मैं थोड़ा सा उसमें करेक्ट कर देता हूँ कि एवरेस्ट में 3 बार गया। सबसे पहली बार 2015 पे गया, तब नेपाल पे भूकंप आ गया था और मेरे साथ के 21 लोगों की वहाँ पे जान चली गई। जस्ट अगले साल मैं दोबारा गया 2016 पे। उस बार तो एवरेस्ट मैंने क्लाइंब किया, और साथ में आप सभी का प्रेम है कि वहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने अपने देश का नेशनल एंथम एवरेस्ट टॉप पे गाया। और 2019 में फिर मैं तीसरी बार गया, और उस बार मैं मध्य प्रदेश की पहली महिलाओं को लेके गया, और वो पहली महिलाएं बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की। इस बार मैं टॉप से कुछ मीटर नीचे से वापस आना पड़ा, चूँकि मेरे ऑक्सीजन मास्क में पूरे तरीके से उसका जो साइड नोज़ल होता है, वो नोज़ल टूट गया था। तो माउंटेन में बड़ी मज़ेदार बात एक ही होती है ना, 2 चीज़ें, आपको साहस और दुस्साहस के बीच का जो बहुत बारीक सा फ़र्क है ना, वो मालूम होना चाहिए। और हमारे माउंटेनियरिंग पे एक बात हमेशा कहते हैं कि नो माउंटेन इज़ वर्थ इनफ टू रिस्क योर लाइफ। पहाड़ हमेशा वही है ना, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना। ये पहाड़ नहीं, दूसरा पहाड़ सही। अरे दुनिया पहाड़ों से भरी हुई है। लेकिन कभी भी ज़्यादा एम्बिशन के चक्कर में या अति महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में लाइफ रिस्क नहीं करनी चाहिए। अमूमन कई बार देखने को मिलता है कि लोगों को लगता है यार वहाँ पहुँच जाएंगे तो शायद अमृत बट रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप जियोगे तो नीचे ही अमृत मिलेगा आपको। आपने कोई न्यूसेंस किया, ऊपर गए और वापस ही नहीं आ पाए, तब तो ना घर के बचे ना घाट के बचे, धन से भी गए धर्म से भी गए। है ना, जो इंतजार कर रहे हैं आपके अपने, वो तो आपको कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो एक लंबा जर्नी रहा है माउंटेनियरिंग का। और एवरेस्ट तो उसका बहुत बाद का एक चैप्टर है। एवरेस्ट वो चैप्टर है जो साधारण से खाने पे, दाल पे जब तड़का लगता है ना, एकदम मिर्च लगा के, धनिया पाउडर डाल के,
और वो जो उस दाल पे निखार लाता है, एवरेस्ट वो है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि एवरेस्ट के पहले का जो एक पर्वतारोहण का जो जीवन होता है, उस ट्रेनिंग का जो जीवन होता है, वो रगड़ा पट्टी का जो जीवन होता है कि आप रोज रगड़ा खा रहे होते हैं, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नो डाउट लाइक ग्लैमर एवरेस्ट में है, जब आप दुनिया के सबसे हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइम कर रहे हो, और हो भी क्यों ना, आपने वो किया है जो दुनिया के गिने चुने लोगों ने किया है ना। मतलब इट्स नॉट अ केक वॉक। और वो ऐसा नहीं कि कोई भी आज मुंह उठाया, आपने मन था कल आप बोले कहाँ हैं, बोले एवरेस्ट टॉप पे, ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल। आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ा लगाना पड़ता है, और उसके बाद में परमपिता परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, तो जाके शायद आपको एक दिन वो मौका मिलता है कि आप उस अपने सपने को साकार कर सको, आप दुनिया के शिखर पे खड़े हो सको और छाती ठोक के बोल सको आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बिल्कुल। आप पूरे धरती को देख सको, बता सको कि यहाँ से धरती अर्धचंद्राकार आकार में जो दिखती है, तो जब मैंने बचपन में पढ़ा था कि धरती गोल है, तो आप उस बात को सीना ठोक के बोल सकते हो कि हाँ यार धरती गोल है, और साइंटिस्ट की बात को प्रूव करने के लिए मैं ऊपर से जाके देख के आया था कि धरती गोल है कि नहीं। सो कई बार फन फैक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। सो एवरेस्ट की जर्नी नो डाउट अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल है, लाइफ चेंजिंग है, मगर उसके आगे भी बहुत लाइफ है। बिल्कुल, उससे पहले और बाद बहुत लाइफ है। बिल्कुल। थोड़ा सा पहले चलते हैं तब तो यार, इतनी जल्दी क्या करना है, जब जब तड़का है तो पहले दाल बनाते हैं फिर तड़का लगाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, है, मान ठीक लिया है, आपकी बात। बिल्कुल। ये देखो, आप मध्य प्रदेश से आते हो, मध्य प्रदेश के पहले आदमी हो जिसने पर्वतारोही के इस शिखर को हासिल किया। तो क्या है, मतलब मध्य प्रदेश में रहते हुए ये आइडिया कैसे आया? और मेरे को लगता है इससे भी पहले अगर मैं जाऊं तो यार स्टंट बाइकिंग के बारे में बताओ। तो कहीं मैं टॉक शो पे गया था, तो मैंने ऐसे हंसते हुए बोल दिया कि मैं पहाड़ चढ़ता हूँ, मैं स्काई डाइविंग करता हूँ, पैराग्लाइडिंग करता हूँ, मोटर बाइक स्टंटिंग करता हूँ, या इन शॉर्ट संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो ऐसे तमाम उल्टे कामों से मेरा सीधा संबंध है। तो जनता को बड़ा मजा आ गया, बोले वाह यार क्या सही बात बोली। तो मैंने बोला हमारे घरों में यही बोला जाता है, लेकिन आप रियलिटी में देखिए तो अपने आप में इसका जो क्रेज है, जो जुनून है, जो एड्रेनलिन है ना, कि एकदम आप चरम पे, एकदम आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसका जो मजा है वो बात ही अलग है, उसे कोई समझा नहीं सकता। आप दो पहिए में चल रहे हैं, अचानक से आपने सामने वाला चक्का उठा दिया और एक पहिए में जा रहे हैं, वो ना केवल आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बता रहा है कि शेर हैं आप वो कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। और अचानक से आपने नहीं किया, आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी होगी, बहुत संघर्ष किया होगा। और कहते हैं ना कि मैदान पे गिरते ही घुड़सवार हैं। अरे जो प्रयास ही नहीं किया, कहते हैं ना गुमशुदा वो नहीं जो रास्ता भटक गए, गुमशुदा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरे आपने प्रयास ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, आपने मात्र क्रिटिक ही किया, अरे ये क्या कर रहा है, अरे ठीक है वेरी गुड आप वो करो, और हम वो करते हैं जो हमें करना है। तो मेरे साथ यही हुआ। मैं भोपाल गया था अपने इस कॉलेज डेज में, देखा छोटे छोटे लड़के, अच्छा भोपाल इज़ वेरी फेमस फॉर बाइक स्टंटिंग। अरे भोपालीस ना मतलब कर रहे होते हैं एकदम बाइकिंग में। वो एक्टिवा में, हम अपनी बाइक पे जा रहे थे, अचानक से एक एक्टिवा में 3 बच्चे बैठे और वो एकदम लिटा के ऐसे ऐसे बाइक चला रहे हैं, एकदम नागिन जैसे। मैं बोला बड़े कलाकार लड़के हैं। मुझे लगा चलो ठीक है गिरेंगे, अब गिरेगी तब गिरे, कहीं नहीं गिरे। थोड़ी और आगे गए तो किसी को देखा वो एक चक्के पे बाइक चला रहा है, किसी को देखा पिछला वाला चक्का उठा दिया। मैं बोला यार ये तो एकदम विशिष्ट लोगों का शहर है भोपाल, मतलब जो सूरमा भोपाली कहते हैं, ये खतरनाक लोग हैं सब तो यहाँ पे। तो उस दौरान मुझे एक लड़का दिखा, वो भी मतलब कद काठी लगभग बराबर सी हैवी सी बाइक को उछाल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, मानो वो बाइक छोटा सा खिलौना है। मैं बोला यार ये बापड़ा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसने कर लिया हम भी करेंगे। उसके बाद फिर मैंने अपनी मोटर बाइक स्टंट राइडिंग शुरू करी। अब यहाँ से जब आपको एक टाइम पे ये लगा होगा कि यार ये इसके आगे पुश नहीं किया, हर किसी इंसान को पता होता है कि यहाँ तक है, इधर से इधर तक मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मेरे लिए कुछ नया नहीं है। आई एम श्योर ये आप वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह सब बना चुके हैं। उसके बाद आपने बोला कि यार हम नई चीज़ करते हैं कि भाई माउंटेनियरिंग की जाए। तो सबसे पहले यार एक माउंटेनियर और एक ट्रैकर, ये 2 शब्द पहाड़ में चढ़ने वालों के बड़े इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है? हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए कोई नॉन टेक्निकल आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, उसको नेचर पसंद है, उसे आउटडोर्स पसंद है, उसे फिटनेस पसंद है, वो उसके लिए जा सकता है। आप अच्छा, नॉर्मल पहाड़ पे चढ़ना है ऐसे? नॉर्मल हल्का फुल्का हाइक के लिए आपको किसी भी पहाड़ी पे जाना है, थोड़ा 1 घंटे की वॉक पे गए आ गए। लेकिन जब आप टेक्निकल क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, किसी खड़े पहाड़ पे चढ़ते हैं, जहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है,
अलग अलग तरीके के माउंटेन्स में इक्विपमेंट्स होते हैं। सबसे मेन तो आपने शिवाय मूवी पे देखा होगा, वो कुदाली जैसा होता है जिसको हाँ लेके हाँ 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 हाँ। अजय देवगन कूदता है। वो अजय देवगन ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते, उतना कूद नहीं पाएंगे। वो हम आइस एक्स कहते हैं उसको। हाँ। तो जब आप पहाड़ में चढ़ रहे होते हैं तो उसको गाड़ते हैं, उसके सहारे धीमे धीमे ऊपर चढ़ते हैं। जब आपको किसी भी तरीके का इक्विपमेंट का सपोर्ट लेना पड़ जाए, दैट कम्स अंडर माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग। और अमूमन जो टेक्निकल माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी बेसिक इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है। जैसे एक माउंटेनियर के लिए जो उसकी रोप होती है, रस्सी, हम उसे लाइफ लाइन कहते हैं। कहते हैं ना जैसे सिपाही के हाथ से क्या कहते हैं, बंदूक नहीं छूटती, हम पहाड़ियों के पास में एक हमारा आइसेक्स और एक वो रोप तो रहेगी ही अंतिम। बहुत सारे क्लाइंबर्स जिनकी बॉडी अभी भी अलग अलग माउंटेन में कहीं ना कहीं फंसी होगी, तो आप हमेशा देखोगे एक छोटा सा रोप का स्लिंग उनके कमर में फंसा होगा, जो सीट हार्नेस होता है बांधने अच्छा, के लिए। हुक। हुक जैसा होता है, एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट में कई सारे ऐसे छोटे छोटे हुक जैसे लगे होते हैं जिसमें आप अपना पूरा गैजेट टांग सकते हो। फौजी को आपने देखा है, एक फौजी अलग अलग जगह अपनी गोलियां रखता है, चाकू रखता है, हाँ, बंदूक उसकी रखता है। वेस्ट वैसे जेब है, जेब हाँ है, जी। जेब है, जेब है, जेब है, हाँ। आपका सेम वैसा हार्नेस होता है, हार्नेस में ऐसे बक्कल टाइप के लगे होते हैं, उसमें आप अपना वो कैराबिनर जो लॉकिंग डिवाइस है, क्या कैराबिनर? कैराबिनर है। कैराबिनर एक तरीके का लॉकिंग डिवाइस हम उसको बोलते हैं। लॉकिंग डिवाइस वो क्या काम करता है कि जब आपको दो रस्सियों को जोड़ना होता है या पहाड़ों पे कहीं पे एंकर लगाना होता है, तो वो जो एंकर होता है, खील ठोकते हैं पहाड़ों हम अपने घर में, हाँ बस खील का फर्क ये हो जाता है कि वो खील को जो एंकर के तौर पे जब हम पहाड़ों पे लगाते हैं, बर्फ में लगाते हैं, तो उसके रूप अलग हो जाते हैं। उसके साथ में हम एक लॉकिंग डिवाइस फंसाते हैं, सो दैट उस लॉकिंग डिवाइस से रस्सी को हम निकाल के आराम से उस रस्सी की सहायता से फिर हम ऊपर चढ़ सकें। तो ये सारा डिवाइस आपके पास में पूरा गैजेट वगैरह सब पूरा एक बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है लैस हैं, आप पूरे तरीके से लैस हैं। और क्या क्या इक्विपमेंट होता है? जैसे आपने मेरे को बताया, एक तो ये हो गए जो शिवाय मूवी में मैंने देखे थे, क्या बोलते हैं उसको? आइस एक्स। आइस एक्स हो गई, ठीक है। और उसके बाद एक आपका बेल्ट का हो गया, और वो जूते होते हैं वो किलो वाले, क्या बोलते इसमें हैं उसको? मतलब हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग पे हम इसको बहुत शॉर्ट में एकदम सिस्टमेटिकली टॉप टू बॉटम जो कर देते हैं। हाँ, अगर हाँ, बोलो बताओ। शुरुआत अगर मैं इससे करूँ तो हेलमेट कैरी करते हैं, ठीक है। देन आप सनग्लासेस कैरी करते हैं, क्योंकि कई बार आप आइस में जाते हैं तो यूवी रेस बहुत तेज होती हैं बर्फ़ में, तो आपकी आंखों को नुकसान करती हैं, स्नो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस आपको बहुत होते हैं। आप सनग्लासेस कैरी करते हैं, देन आपके पास में कुछ बफ वगैरह है जो ठंड में हम लगाते हैं। उसके बाद में आपके पीठ में एक रक्सैक होगा, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, एज पर द रिक्वायरमेंट कैपेसिटी जो आपका अलग अलग है। आपके हाथ में आइस एक्स होगा, और कई बार आप साथ में एक शाफ्ट जैसा भी रखते हैं बर्फ़ को हटाने के लिए। और अच्छा, मतलब ऐसे कूड़ा कहीं उठाने के लिए हाँ, हमारे पास वो जो यूं होता है, हाँ, वैसा ही हाँ, एक फावड़ा, शाफ्ट आप फावड़ा बोलें कि अच्छा, आपने फावड़ा, ठीक है, ठीक है। सिंपल करते हैं कि हाँ, 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 आपने easy। आपने तंबू लगाना है कहीं बर्फ में, तो आपने उससे आइस एक्स से कुदाली से खोद तो दिया, फेंकोगे कैसे? तो छोटा सा फावड़ा जैसा शाफ्ट भी होगा, उससे आपने क्लियर किया, जगह को बराबर किया, फिर जाके आपने अपना तंबू लगा दिया। तो आप दोनों हाथों में आपके अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। देन आपके पास में एक हेड टॉर्च भी होगी, जब आप नाइट में क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो हेड टॉर्च कई बार आप कैरी हेलमेट करते हैं, में लगी होगी वो। हेलमेट में लगी होगी। देन आपका क्लोथिंग जो है वो तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन वेदर, कई बार आप नॉर्मल जो विंटर क्लोथ्स हैं, फ्लीस जैकेट वगैरह, उससे भी काम चला लेते हैं। कई बार बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जाते हैं तो पूरा डाउन जैकेट जैसा ऊपर से नीचे जो -30 -40 डिग्री तक काम आता है, वैसा ड्रेस कोड भी पहनते हैं। नीचे आप जूते पहनते हैं, क्लाइंबिंग बूट्स जो घुटने तक होता है आपका, उसका कवर के साथ में पूरा, सो दैट अच्छा। बर्फ़ आपके जूते के अंदर ना घुसे। पॉइंट। हाँ, उसको हम कई बार गेटर्स कहते हैं। तो कुछ जूतों में अटैच भी आता है, नई नई टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड होता जा रहा है, जैसे हमारे फ़ोन अपग्रेड होते हैं, पहले उसको अलग से लगाना पड़ता था, आजकल जूते के साथ में वो लगाया आता है गेटर। तो आप जूता पहने, जूते के साथ में वो आपके घुटनों तक पूरा वो कवर कर देगा, तो आपके बर्फ़ आपके पाँव में नहीं घुसेगी। और उसके बाद में जूते के नीचे हम क्रैम्पॉन्स लगा देते हैं। क्रैम्पॉन्स बोले तो एक तरीके की मेटालिक प्लेट होती है, उसमें दांत होते हैं, जब आप बर्फ़ में हिट करते हैं तो प्रॉपर ग्रिप करके आपका पाँव बर्फ़ में अटका देती है। अच्छा, ये रिमूवेबल होता है या फिर फिक्स होता है? रिमूवेबल, वो अलग अलग, अगर आपने पत्थर के ऊपर चलना है तो पत्थर पे आप वो नहीं लगा सकते ना, वो स्लिपरी होगा, वो आपको ग्रिप नहीं देगा। लेकिन जब आप बर्फ़ में चल रहे होते हैं तो आप मोस्टली वो क्रैम्पॉन्स पुट करते हैं, तो उसमें सामने ऐसे 2 दांत होते हैं और नीचे 8-10 दांत ऐसे होते हैं। तो जब नीचे चलेंगे तो ये हेल्प करेगा, ऐसी खड़ी दीवार पे ये हिट करेगा।
तो वो क्रैम्पॉन्स। तो इस तरीके से आपका पूरा एक क्लाइंबर के पास में जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स, साथ में आप अपने साथ में रोप कैरी करते हैं, एक दो स्लिंग्स कैरी करते हैं, कैराबिनर हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दी क्लाइंबिंग आपको अलग अलग बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। चढ़ने के लिए असेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उतरने के लिए डिसेंडर का इस्तेमाल करते हैं। असेंडर और डिसेंडर क्या जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा, असेंड करने वाला असेंडर, डिसेंड करने वाला डिसेंडर। तो कई बार एक जुमार करके आता है एक डिवाइस, वो लॉकिंग डिवाइस होता है, आप रस्सी में फंसा दिया उसको तो नीचे नहीं आएगा, उसके उसमें दांते होते हैं, फंस जाएगा, और वो आपको ऐसे ऊपर रस्सी में खींचते आना है, तो ऊपर तो जाएगा, वो नीचे नहीं होगा। तब तक नीचे नहीं होगा जब तक आप उसका लॉक खोल के उसको हटाएंगे नहीं रस्सी से। वो आपको ऊपर चढ़ने में, आपके बॉडी को, आपके बहुत वजन होगा, उसको मदद करता है, तो मतलब आपको एडिशनल सपोर्ट मिलता है उससे। ऐसे ही एक डिसेंडर है, फिगर ऑफ 8 हम कहते हैं, 8 के डिज़ाइन का होता है, उसके अंदर से आप रोप पास करके उसके सारे से स्मूथली आप नीचे उतरते हैं, और जितना भी रोप का फ्रिक्शन होता है या डायरेक्ट जो हर्ट होता है वो बॉडी को ना लगते हुए वो उसको पूरा ब्रेक करता है, उसकी पूरे पावर को। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा स्टॉप लेना है, ब्रेक लेना है, तो रस्सी आपको होल्ड कराता है। तो ऐसे तमाम इक्विपमेंट्स हैं। इस सब की ट्रेनिंग बाकायदा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में होती है। उन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको पूरा एक कोर्स मिलता है, अलग अलग लेवल पे कोर्सेस होते हैं। बेसिक लेवल पे माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, देन एडवांस लेवल पे उससे और थोड़ा अपग्रेडेड होता है, फिर सर्च एंड रेस्क्यू करके कोर्स है, देन मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोर्स है, जहाँ पे आप परिपक्व तरीके से एक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं क्लाइंबिंग के। तो इस सभी अलग अलग कोर्सेस में आपको माउंटेनियरिंग के गुर सीखने को मिलते हैं कि पहाड़ में आपको कैसे चढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होनी है। मेरे को आज अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मेरा सपना है एवरेस्ट बेस कैंप जाने का, जो एक अमूमन मुझे लगता है काफ़ी बावल हो गया, देखो एवरेस्ट के टॉप पे पहुँचना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाना है, तो मुझे कितने दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या वो मुझसे पहले मांगेंगे, और कितना मेरे को फिजिकली फिट होना चाहिए कि मैं पहुंच जाऊं। तो आज के हिमांशु को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस एक बार बताना मेरे को प्लीज। एवरेस्ट बेस कैंप की अगर आप चाहत रखते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट तो होना है। और फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं कि केवल आपको 6 पैक ऐप चाहिए या 16 का डोला चाहिए, नहीं, आपका कार्डियो वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आप 10 किलोमीटर्स आप जॉग कर पाएँ, और बहुत अच्छा होगा अगर आप 1 घंटे के अंदर अपना वो 10 किलोमीटर का जॉग रन कर पाएंगे, वो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड माना जाएगा। और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए 3 महीने 6 महीने का समय लीजिए। और जो बेस्ट टाइम है एवरेस्ट बेस कैंप जाने का वो अप्रैल और मई है, क्योंकि उस समय सीजन टाइम होता है क्लाइंबिंग का। पूरे दुनिया भर के एक से एक रिनोन्ड क्लाइंबर्स, एडवेंचर लवर्स, बोले तो जितने सरफिरे हैं सब आपको एक साथ दिख जाएंगे वहाँ पे। क्या उन लोगों से मीट एंड ग्रीट का आपको समय मिलेगा। तो एटलीस्ट आप 5-6 महीने अपने फिटनेस पे ध्यान दें। थोड़ा सा अगर मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप अस्थमेटिक हैं या स्मोकिंग आप ज़्यादा करते हैं, उसको ड्रॉप करिए, लेकिन आप आराम से प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजिली आप अपना वर्कआउट करते जाएंगे। थोड़ा सा जॉगिंग करी, थोड़ा सा प्राणायाम किया, कपाल भारती कर ली, अनुलोम विलोम कर लिया, ये आपके लंग्स को बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद में आप प्लान करके जाइए। कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं है एवरेस्ट बेस कैंप के लिए। ईजिली आपके परमिट इशू हो जाते हैं। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज हैं, आप किसी के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप हमारे साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं, हमारी भी ट्रैवल कंपनी है। अरे क्या बात है, क्या सॉर्टेड सॉर्टेड। ठीक है, आपके लिए फिर हमें स्पेशल डिस्काउंट करना पड़ेगा, या आपके चैनल के माध्यम से जो लोग आएंगे उनके लिए और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट करना पड़ेगा। अरे बट वी विल डू दैट। वाह, इंतजार करो, बहुत जल्दी मेरा एवरेस्ट बेस कैंप का वीडियो आने वाला है। और कभी ऐसा होगा तो अपन बाबा कास्ट की पूरी टीम के साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप का एक पूरा ट्रैक करेंगे। और बहुत अमूमन होता ये है, जब आप देखते हैं कि लाइफ में हर चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो करके आ गया हो, वो हमेशा बोलेगा अरे हमने तो कर लिया है, तुम थोड़ा आराम से जाना। उसने आपको पहले डरा दिया। लेकिन होना क्या चाहिए, अरे यार हमने कर लिया तो तुमसे कैसे नहीं होगा। हम तो छोटी सी हाइट है, सिंगल फेस कनेक्शन है, पतली सी बॉडी है, आप तो हमसे हट्टे कट्टे हो, आपसे बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने साइकोलॉजिकल सबसे पहले उस व्यक्ति को मजबूत किया। आपने उसके माइंड के साथ खेला, उसे मानसिक रूप से मजबूत किया। तो एक बार बोला ना कि मन में आपने एक बार ठान लिया तो फिर हो जाना है, फिर तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और एवरेस्ट बेस कैंप का ऐसा ही है। आप उसके लिए जैसे आपने बोला 6 महीने की ट्रेनिंग, कम से कम मतलब
अगर टू बी ऑन अ सेवर साइड मैं 10 किलोमीटर जॉगिंग कर ले रहा हूँ 1 घंटे के अंदर, देन आई एम फिट यस। इनफ फॉर द एवरेस्ट बेस कैंप। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नेपाल, काठमांडू, और काठमांडू से फिर हम, आप बोल रहे हो एक हमारी फ्लाइट होगी। मैं इसको आपको दूसरे सेंस में बोल देता हूँ। जब आप एवरेस्ट बेस कैंप की तैयारी करते हैं तो एटलीस्ट आपका 10 किलोमीटर का जॉग होना चाहिए, और अगर वो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। कोशिश करें वीकेंड्स पे अपने घर के आसपास हल्का फुल्का ट्रैकिंग करने के हिसाब से जाएं, या हाइकिंग के हिसाब से जाएं। 10 किलो का बैग पीठ में टांग ले, सो दैट जब आप चलेंगे ना वो आपका एंड्योरेंस लेवल बेहतर करेगा। तो हफ्ते में एक छोटा छोटा ऐसा आप हाइकिंग करके आ जाइए, वो बहुत हेल्प करेगा। और जैसा मैंने आपको बोला, सीज़न वाइज अप्रैल मई इज़ द बेस्ट टाइम। और उसके लिए अगर आप इंडिया से हैं तो मतलब आपको काठमांडू पहुंचना है, बहुत सस्ती फ़्लाइट है। अगर आपने समय पे टिकट करा ली तो 5,000-6,000 रुपये में आपको काठमांडू की फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है। कई बार रिटर्न पे थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो इसलिए स्मार्ट मूव यही है कि जब आप जाने की करा रहे हो तो रिटर्न की भी तभी करा लें, 15 डेज़ का एक मार्जिन लेके। उसके बाद आप नेपाल पहुंचते हैं, पहले दिन आप जाते हैं पशुपतिनाथ में, जाके दर्शन करते हैं। नेपाल में काठमांडू की जो जान है, थमिल मार्केट, पूरा वहाँ पे आपको एक से एक क्लाइंबर्स मिलेगा, एक से एक गियर शॉप्स हैं, माउंटेनियरिंग गियर शॉप हैं, एडवेंचर शॉप्स हैं, वो पूरा मार्केट घूमिए। वहाँ पे क्लब्स भी बहुत अच्छे हैं, क्लब्स में भी जरूर जाइए, हैव अ गुड पार्टी। और उसके बाद में आपको फ़्लाइट मिलेगा जो उसी पैकेज में इंक्लूड होगा, जो आपको काठमांडू से फ्लाई करा के लुकला लेके जाएगा। लुकला दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, और वहाँ पर टर्बुलेंस बड़ा खतरनाक होता है। बादलों के बीच से छोटा वाला चार्टर प्लेन जाता है। अच्छा, बादल नीचे आए होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, या क्या? चूंकि पहाड़ों के आप बीच से जा रहे होते हैं, बादल भी उसमें होता है, कई बार एयर प्रेशर भी होता है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ चांसेस आपको बहुत बार टर्बुलेंस महसूस होगा। और मज़ेदार बात ये, जब आप बैठते हैं ना, तो एक सुंदर सी कन्या के आपको 2 मैंगो बाइट देती है, बोलती है हैव अ सेफ फ्लाइट सर। और 2 मैंगो बाइट बस? 2 मैंगो बाइट। और वो जब आप 40-45 मिनट की आपकी जो फ्लाइट होती है ना, यकीन मानिए इतने बार आपको बजरंगबली याद आते हैं ना कि भगवान इस फ्लाइट से नीचे उतार दे, बाकी तब तो ठीक है। और उसके बाद में आप जब वहाँ पहुँचते हैं, देन आपका ट्रैक लुकला से स्टार्ट होता है। रास्ते में बहुत सारे शानदार से जर्मन कैफ़े हैं और फ्रेंच बेकरीज हैं, एक से एक कैफ़े हैं, बहुत अच्छा आपको खाने के लिए। ट्रैक करते हुए मिलेंगे ट्रैक करते हुए, वो तो मतलब दुनिया के सबसे लग्जूरियस ट्रैक्स में से एक है एवरेस्ट बेस कैंप। खूब सारा अच्छा सा खाइए, लजानिया खाइए, पास्ता खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, अच्छा सा हॉट चॉकलेट पीजिए, और देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। और वो खाते जाइए, लोगों से मिलते जाइए, यू विल मीट एन नंबर ऑफ पीपल, एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे अलग अलग मिलेंगे। शेरपा कम्युनिटी से मिलिए, जाके उनकी आलू की खेती देखिए। आप सर एडमंड हिलरी टेंजिंग नॉर्गे जो म्यूज़ियम है उनका, वो जाके आप विज़िट करिए। और इन सब के बीच में फिर आप जब एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचेंगे तो काला पत्थर की चढ़ाई करिए। एवरेस्ट बेस कैंप पे जाके वो माउंट एवरेस्ट को निहारिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, और जब आप लौटेंगे तो ट्रस्ट मी, आप में एक नया परिवर्तन हो चुका होगा, एक नया सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि यार लाइफ में ये करना चाह रहा था, ये करा मैंने। और वो टू डू लिस्ट में हर व्यक्ति के एवरेस्ट बेस कैंप होना चाहिए। एक बार आप उस चोटी को देख लो, वो चोटी एक बार आपको देख ले। क्या! और अब आप बेस कैंप तक तो पहुंच गए, आपने पूरी प्रोसेस बता दी है। 2015 की हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा था एनवायरनमेंट वहां से, क्या क्या हुआ? थोड़ा डे बाय डे हमें उधर पे लेके चलना एक बार अपने साथ। एक व्यक्ति जिसको 25 लाख रुपए अभी भी मिले हों और दुनिया के शिखर में चढ़ने का जिसका सपना हो, और वो नई दिल्ली से फ्लाइट में बैठ के काठमांडू उतरा हो, आप कल्पना करिए जिसने 2 साल से भटक रहा हो पैसे के लिए तैयारी करके, उसका ऊर्जा का लेवल कितना होगा, उसके अंदर चाहत कितनी होगी दुनिया के शिखर पे जाने की। वो भाव था। आप काठमांडू पहुंचते हैं, भोले बाबा के पशुपति के दर्शन करते हैं, वही लुकला वाली फ्लाइट लेते हैं, लुकला 2 टॉफी मिलती है मैंगो बाइट। 2 मैंगो बाइट मिलती है, और सकुशल नीचे उतरते हैं। आप यकीन मानिए, जब आपको फ्लाइट उतारता है ना लुकला, या लुकला से ले आके काठमांडू उतारता है, लोग इतना तेज तेज तालियां बजाते हैं ना उस पायलट के लिए, लगता है परमवीर चक्र विजेता तो यही सामने बैठा हुआ है। कि वो इसलिए नहीं बजाते कि उसने फ्लाइट अच्छी उड़ाई, इसलिए बजाते कि हमें सकुशल नीचे उतार दिया कम से कम। तो ये अपने आप में जो एक समय होता है। फिर आप बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, आप अलग अलग आपको वेजिटेशन भी मिलेगा, फौना है, फ्लोरा है, सब कुछ।
देखते हुए याकों के बीच से जब आप धीमे धीमे चलते, नामचे बाजार एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था किसी जमाने पे। मतलब ऐसा बोलते हैं कि नेपाल से और चाइना से दोनों तरफ से लोग ट्रेड करने के लिए, उधर से लोग पहाड़ उतर के आते थे, इधर से लोग पहाड़ उतर के नामचे बाजार करके एक जगह था, वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आते थे। तो एवरेस्ट बेस कैंप और लूकला के बीच का सबसे बड़ा मार्केट वो है। और बहुत सुंदर कैफ़ेज़, बहुत सुंदर वहाँ पे लॉजेस हैं, मतलब 3 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ जैसे उन्होंने बनाए हुए हैं। और उसके बाद आपको बहुत सुंदर-सुंदर मोनेस्ट्रीज़ रास्ते में मिलती हैं, और सभी मोनेस्ट्री में आप जाते हैं, बुद्धिज़्म कल्चर को और डीपली जानने का आपको मौका मिलता है। ऑन द रूट आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये इतना बड़ा आदमी था क्या? इससे मिल लिया क्या मैंने? मेरे साथ एक बार ऐसे चोट हो जाती है ना आपके साथ। हम एवरेस्ट बेस कैंप से जस्ट पहले एक पड़ा हुआ था गोरक्षिप करके, तो वहाँ पे बैठ के हम कुछ खाना खा रहे थे, तो हमारे बगल पे टेबल पे कोई बैठा हुआ था। तो उसने हमसे पूछा कि आप एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं? तो चूँकि हम पहले साल में भूकंप के कारण बचे थे और थोड़ा ऊपर तक हो आए थे, तो हम थोड़ा सीनियर आ गए ना, तो सीनियर वाली फ़ील आ गई कि हम तो सीनियर हैं अब। तो हमने थोड़ा टशन में उसको बोला कि हाँ, हम एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं। तो वो बगल वाले सीट वाला उतना ही हम्बल था। उसने बोला, अच्छा, अच्छे से जाना, पानी ज़्यादा पीना, छोटे-छोटे कदम रखना। तो हमें लगा ये बहुत ज्ञान दे रहा है आदमी। तो हमने पूछ लिया उससे, आपने कुछ पहाड़ चढ़े हैं? क्या चढ़ा है आपने? चूँकि उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, उसने थोड़ा-सा टूटी-फूटी लैंग्वेज में बोला कि हाँ, मैंने भी एवरेस्ट चढ़ा है। तो मैंने बोला, अच्छा, कब चढ़ा है? तो उसने बोला, मैंने 7-8 बार चढ़ा है। तो मैं बोला, मज़ाक कर रहा है आदमी। तो मैंने बोला, कैसे चढ़ा है आपने? बोला, मैं विदाउट ऑक्सीजन चढ़ा है। मैं विदाउट ऑक्सीजन चढ़ने वाला क्लाइंबर हूँ। तो मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है आदमी। हम 2-3 क्लाइंबर्स इंडियन बैठे थे, हम अपना हिंदी में, फिर जब इंडियंस की हमारी आदत होती है कुछ समझ में आया खुस-खुस शुरू, तो हमने बोला, ये आदमी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। तो हमने बोला, और क्या चढ़ा है? तो उसने बोला, K2 भी गया हूँ मैं, मेरा ये K2 भी एक्सपीडिशन था, मैं नंगा पर्वत भी गया हूँ। उसने दुनिया भर के पहाड़ों के नाम ले लिए। तो हमें लगा अब ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा ही बातें कर रहा है। फिर बातचीत में उसने बोला, इंटरनेट चालू है? मैंने बोला, हाँ। उसने बोला, ज़रा सर्च करो मेरा नाम जाओ गार्शिया। तो हमने उसका नाम सर्च किया, और नाम सर्च करते-करते हमने देखा ना, उसकी नाक को चॉप किया गया था, उसके कान को चॉप किया गया था, उसकी उँगलियाँ 10 उँगलियाँ चॉप की गई थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। पहाड़ों पे ज़्यादा ठंड के वजह से या ज़्यादा समय तक आपका एक्सपोज़र एक्सट्रीम कोल्ड में होता है, तो आपके टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं, आपके स्किन्स का रंग बदलता आपको दिखेगा, लाल, हरा, काला, काले तक सिचुएशन पहुँची तो काट दो। तो दुनिया भर के ये पहाड़ों पे चढ़ते-चढ़ते उसने इतना सारा बलिदान दे दिया था। जब तक हमने उसका विकिपीडिया खोल के पढ़ा, तो उसमें तो पूरा उसके बारे में एक पूरी पुराण लिखी हुई थी। लाइक उस पॉइंट में हमें लगा कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको नहीं मालूम बगल सीट पे बैठा कौन बब्बर शेर है, कौन क्या है। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको एवरेस्ट पे मिलते हैं। जबकि हम तो क्लाइंबर थे, उसके बाद हम पानी-पानी हो गए कि यार हम कहाँ इनके आगे। और वो दुनिया के उन गिने-चुने लोगों में से एक है, जिसने वो सभी दुनिया के जो ऐसे 14 पर्वत हैं, जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, 8000 मीटर से ज़्यादा हाइट है, वो सभी माउंटेन्स उसने विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट शेरपा सपोर्ट क्लाइंब करी। क्या बात है! उसी दौरान एक दूसरा वाक़या हुआ, हम बेस कैंप के लिए वापस पहुँचे, तो हमारा टीम का जो लीडर था, उसका नाम था डेविड लियानो गोंजाल्वेस। वो मेक्सिकन क्लाइंबर है, यूएस में रहता है, स्पेनिश सिटीजनशिप है। मैं बोला, 2-3 देशों का सिटीजनशिप लेके ऐसे घूम रहा है, जैसे आधार कार्ड आज अपन ने भोपाल का लिया, कल दिल्ली का लिया, बदल रहे हैं। तो हमने बड़ा सुना उसके बारे में कि यार बड़ा क्लाइंबर है, 6 बार 7 बार एवरेस्ट चढ़ा है, ये किया है। जब हम बेस कैंप पहुँचे, द मोमेंट वी मेट दैट गाय, हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हम इतने बड़े आदमी से मिले। ही वॉज़ वेरी हम्बल, वेरी कूल, और उसने बहुत ही ईज़ी वे पे सबको, अपनी टीम को चीयर अप किया, क्योंकि आप क्लाइंबर्स में से ही जो सबसे ज़्यादा अनुभव वाला होता है, तजुर्बेकार, उसको आप टीम का लीडर बना देते हैं। So David was one of the most experienced climber in our team. So by default, he was the expedition leader in our team. And not just by his climbing skills, but by his हम बोले ना कि leadership qualities. The way he motivated each one of us कि नहीं, whatever happened last year, leave it. We all are champions. लड़ेंगे, एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। उसके बाद मेरा बर्थडे मतलब 12 मई को आता है, वही सीज़न होता है क्लाइंबिंग का। मतलब मेरे जीवन के सबसे यादगार बर्थडेज में से वो है कि आपको एवरेस्ट बेस कैंप पे आधी रात को आपके जो कुक है वहाँ पे,
वो बिस्किट्स को मिला के उसका एक केक बना रहा है, आधी रात को सभी क्लाइंबर्स उठ के आ रहे हैं और आपका केक काट रहे हैं। क्या तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरा बर्थडे का केक काटा बात। और फिर अंतिम चढ़ाई हम लोगों ने शुरू करी। ये तो उससे पहले यार, अंतिम चढ़ाई तो हाँ। 2015 के बाद है ना, हम 2015 में आप पहली बार बेस कैंप पहुंचे हैं। हाँ। ठीक है, फिर वहां तो पे पूजा वूजा होती है। हाँ, ठीक है, जो तो सब लोग मिलके कहते हैं, जिसमें कि पर्वत को से आप परमिशन लेते हो कि हमें चढ़ने दिया जाए। और उसके बाद फिर जो सबसे पहला आपका जो चैलेंज आता है वो खुम्बू ग्लेशियर है। कौन सा है वो? खुम्बू ग्लेशियर। खुम्बू ग्लेशियर। तो वो वाला पहली बार खुम्बू ग्लेशियर पे चढ़ना, पहले तो खुम्बू ग्लेशियर कैसा है थोड़ा वो बताओ, और फिर उसमें पहली बार चढ़ने का अनुभव बताइए। बेस कैंप आप पहुंचे और बेस कैंप पे सब कुछ आपकी पूजा अर्चना सबसे पहले होती है, क्योंकि पहाड़ों पे जब भी आप जाते हैं तो आप पर्वत देव से आप प्रार्थना करते हैं, पर्वत देव से आप परमिशन मांगते हैं। एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को सागर मथा नाम से नेपाल पे बोला जाता है, चीन तरफ उसे चोमुलुंगमा नाम से बोला जाता है। और जब आप सागर मथा की पूजा कर रहे होते हैं और सागर मथा। सागर को मथने वाला, सागर को अच्छा, मथने जो वाला। जो पौराणिक दृष्टि में जो हम कहते हैं, जिस पर्वत से ये जो ये वो तो हम राक्षसों और देवों ने मिलके। वो तो हम सुमेरु पर्वत के लिए कहते हैं, अच्छा 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 लेकिन अच्छा। इसको सागर मथा कहते हैं। और साथ में सागर मथा की पूजा होती है, उसके साथ में खुम्बिला देवी की पूजा होती है। मतलब खुम्बिला हम बोलते हैं खुम्बू ग्लेशियर को। खुम्बू ग्लेशियर क्या है, आपने ग्लेशियर बहुत देखे होंगे कई बार, अगर आप लद्दाख जाएंगे तो भी ग्लेशियर मिलेंगे, लेकिन ये खुम्बू ग्लेशियर एक अलग ही ग्लेशियर है। इसकी दो बड़ी खासियत है। कहते हैं खुम्बू की जो खांसी है वो घर जाते जाते जाती है। अगर एक बार आपको खुम्बू की खांसी ने पकड़ा तो वो छोड़ेगी नहीं। और दूसरा, आपने कभी पॉपकॉर्न को पकते हुए देखा है, या आपने कभी पॉपकॉर्न को पतीले पे डाला हो, कैसे वो उचकते हैं? आप कल्पना करिए कि वो खुम्बू ग्लेशियर ऐसा है कि लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पूरा वो आपका रास्ता है, पूरा वे है, और बड़े बड़े बर्फ के आइस के पीसेस हैं, इस कमरे के बराबर के, इतने बड़े बड़े, वो हिलते डुलते रहते हैं। कभी यहाँ का हिलेगा, वहाँ का हिलेगा। तो उस खुम्बू ग्लेशियर को चढ़ना, उसको पार करना सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। और मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पॉइंट जो है ना, वही रहता है पूरे ट्रिप में। मतलब अंतिम चढ़ाई में तो मुझे खूब मज़ा आया, लेकिन खुम्बू में क्या है ना, आपको कई बार वर्टिकल वॉल चढ़ना है, फिर कई बार आपको नीचे उतरना है, डिसेंड डाउन करना है, फिर कई बार आपको बहुत पतली सी परत है तो आपको वहाँ पे क्रॉलिंग करके जाना है। और जो क्रिवासिस के बीच में जो लैडर लगाते हैं, ये खुम्बू ग्लेशियर पे ही लगाते हैं। कि इतनी बड़ी गैप आ गई दो, मतलब बर्फ के में क्रिवास इतना बड़ा गैप हो गया कि आपको वहाँ पे लैडर लगानी है, उस लैडर को पार करना है आपको। और वो सभी उठा पटक, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, और इस बीच कभी यहाँ से कोई बर्फ हिल रही है, कभी वहाँ से हिल रही है। वो एक्चुअली में आपके अंदर वो भय पैदा करती है, क्योंकि आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते उस पॉइंट में। मतलब नेपाल पे ना, जब भी आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आप बोलते जाते हैं मन में, ओम माने पद्मे होम, ओम माने पद्मे होम। मतलब बुद्धिज्म का चैंट है कि मेरा भला हो, आपका भला हो, सबका भला हो, प्रकृति सबका भला करे। तो आप वो बोलते हुए जाते हैं, तो बस यही लगता है कि मेरे ऊपर वाला बर्फ का सिल्ला मेरे ऊपर नहीं गिरे। क्योंकि ये 1 साल पहले ही 2015 पे मैंने वो, मतलब 2015 पे इसी वर्ष जब मैं गया तो मैंने देखा था इसको, जब नेपाल में जब भूकंप आया 2015 पे ही आया था। ये उसी टाइम की हम लोग बात भी कर रहे हैं, हाँ, आपके उसी टाइम चढ़ने की। की। हाँ, तो फिर वो खुम्बू ग्लेशियर आप पार करके कैंप 1 पहुंचते हैं। फिर वैसा ही थोड़ा सा खुम्बू का एक ही पार दिन में पार हो जाता है क्या? मतलब एक ही दिन में। ठीक। लाइक अर्ली मॉर्निंग आप, अलग अलग टीमें हैं, कोई रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शुरू करते हैं अलग अलग टाइम्स में, कोई सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, अलग अलग टीम्स, अलग अलग उनका पेस, उसके हिसाब से वो लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कैंप पहले से ही बने रहते हैं, सारे लगे हुए रहते हैं, नहीं नहीं, आपको वो लगाने वो होते हैं? नाम है कैंप 1। हाँ। आपकी टीम अपने साथ में तंबू वगैरह लेके रखेगी, आपके साथ में आपके टेंट्स हैं, खाने का सामान है, यू हैव एवरीथिंग। आप जाते हो, वहाँ जाके बराबर स्पेस ढूंढते हो, वहाँ जाके अपना टेंट पिच इन करते हो, अपना ब्यूटेन सिलेंडर, वो गैस निकालते हो, ब्यूटेन गैस का सिलेंडर होता है, उसमें आप उसी बर्फ़ को, साफ़ जगह से बर्फ़ को काट के उसमें डालते हो, पानी बनाते हो, उसी में रेडी टू ईट के जो खाने के पैकेट होते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है पहाड़ में खाने के लिए आपके मतलब पास? अमूमन लोग कोशिश करते हैं जितना हम लाइट कैरी कर सकें, तो इसलिए ड्राई राशन के तौर पे जैसे हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैरी कर लिया, चॉकलेट्स कैरी कर लिया, बिस्किट्स वगैरह ये सब कैरी किया। साथ में रेडी टू ईट के बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, जैसे पनीर, राजमा है, इन सब के पैकेट्स हैं, राइस के साथ में क्लब करके अलग अलग पैकेट्स में आते हैं। तो
जितना हम बेस कैंप से जब ऊपर जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते, क्योंकि हमें वहाँ परमानेंट नहीं रहना होता है, वो हम टेम्पररी कुछ समय के लिए ही रहते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ऐसा लाइट ही कैरी करते हैं कि जो क्विकली बन जाए। उस पैकेट को हमने गर्म पानी पे डाला, 15 सेकंड 10 सेकंड में वो बॉईल हो गया, पक गया, निकालो, खाओ फटाक से, कोई ज़्यादा ठंडा तामझाम नहीं, कोई नहीं। तामझाम नहीं। और तुरंत। कितना ऑक्सीजन लेके जाते हैं बेस कैंप से अगर एवरेस्ट पूरा करना हो तो? नहीं, अमूमन आप अगर मैं टॉप तक की बात करूं, जब आप क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो अमूमन 4 5 6 सिलेंडर्स एक क्लाइंबर को लाइक असाइन होता है। बट ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लंग कैपेसिटी पे भी। बहुत लोग कैंप 3 के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, बहुत लोग बेस कैंप से भी लगा लेते हैं। तो कहाँ से ये आप यूज करना स्टार्ट कर हाँ, रहे हो? जैसे हम लोग जो थे, हमारी जो टीम थी, हम कैंप 2 के ऊपर हाफ वे तक हम चले गए थे। उसके बाद हमारे शेरपा ने, हमारी टीम लीडर जो था, उसने बोला अब यहाँ से अपन लगाएंगे। तो कुछ लोग जो बहुत ही रईस होते हैं या जिनको लगता है कि नहीं ऑक्सीजन पे ही चलना है, तो वो नीचे से बेस कैंप से भी लगा के आते हैं। उसका ड्रॉबैक भी है, आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पे आप नीचे से रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी उस टॉप पे एनवायरनमेंट पे एक्लेमेटाइज नहीं होगी। इन केस ऑफ ऑक्सीजन मास्क फेलियर और इन केस ऑफ सम मिसहैप, आपकी बॉडी तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के में थी, अचानक से कट गई, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आपकी बॉडी ट्रेन होनी चाहिए, एक्लेमेटाइज होनी चाहिए। और वो एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस ही होती है कि पहाड़ पे आप थोड़ा ऊपर जाओ, फिर नीचे आ जाओ, फिर और थोड़ा ऊपर जाओ और नीचे आ जाओ, फिर और ऊपर जाओ और नीचे आ जाओ। फिर अंतिम बार जब मौसम अच्छा लगे, 1 हफ्ते का वेदर फोरकास्ट वगैरह पढ़ लिया कि 1 हफ्ते कोई भी गदर नहीं होने वाला है, कोई बर्फबारी नहीं होनी है, सूरज देवता मेहरबान रहेंगे, विंड्स नहीं चलेगी, देन यू स्टार्ट योर फाइनल क्लाइंबिंग, बेस कैंप टू कैंप 2 3 4, पुश टू समिट, अपने देश का तिरंगा लगाइए, कम बैक। ठीक है। और हमें अभी कितने तारीख की बात कर रहे हैं इस दिन? ये जिस दिन की बात कर रहे हैं? अभी मतलब मैं अप्रैल, ये पहला है 2015। दो आज आप कैंप 1 पे पहुंचे हैं, क्या तारीख है? ये जो 22 23 24 अप्रैल के आसपास, 24 अप्रैल के, क्योंकि 25 अप्रैल को भूकंप ही आया था। 24 अप्रैल को आप कैंप 1 पे हैं। हाँ, ठीक है। और फिर आप सोचिए 24 अप्रैल को हम कैंप 1 थे, अपना रोटेशन कैंप 2 तक करके आ गए थे, और ये था एक दिन कैंप 1 पे और रुकेंगे, फिर नीचे जाएंगे। 25 अप्रैल को, अच्छा, हमें कई बार ये बड़ा थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगता था कि हमारे साथ जो कबड्डी में हुआ ना, वो यहाँ पे भी हो गया। हमारे टीम पे हम जो इंडियंस 2-3 थे, छोटे छोटे थे, और जो फॉरेन के 2-4 आए थे, वो बढ़िया लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। हमें उनको देख के लगे यार ये कैसे चलेंगे, हम कैसे चलेंगे। तो लेकिन कहते हैं ना कि माउंटेन्स कब क्या रिएक्ट करेगा किसी को नहीं मालूम। जब हम कैंप 1 पे पहुंचे, 11:30 का समय था, 11:30 पौने 12, अचानक से एक रात सुबह का अच्छा, सुबह एक जोरदार झटका लगा कि हमारे आसपास न्यूक्लियर बम फट गया। इतना तेज झटका, और पूरी धरती हिल गई हमारी। मतलब आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया। जब तक झटका मतलब क्या, जमीन कांप रही है जमीन या ही हवा कांप आ गई, रही है? पूरी जमीन कांप गई आपकी। जब तक कि आप कुछ समझ पाते, दोबारा जमीन कांप गई। जब तक कि आप कुछ और समझ पाते, फिर एक बार कांप गई। मतलब काटो तो खून नहीं, दिमाग किसी का काम नहीं कर रहा। और वो जो 6 फीट वाले जब मैंने देखे, वो थर 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 कांप रहे। उनके अंदर एक ही बात आ रही, हे गॉड प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, वो बार बार बोल रहा है। और चूंकि हमारी माउंटेनियरिंग पे हमेशा ना हमें सिखाया जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो बात है, हमेशा माउंटेनियरिंग पे बोला जाता है। मैं कई बार बोलता हूँ कि एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड विलिंगनेस टू लिव। आपको अपने अंदर के डर को ना हमेशा भगाना है, और हर पल आपके अंदर वो जीने की चाहत होनी है। तो वो था, तो थोड़ा डर लगा। डर एक स्वाभाविक सा भाव है, वो सबको लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कैंप के अंदर आप एकदम दुबक गए होगे सारे के सारे, ऑब्वियसली नहीं, कैंप के से बाहर आ गए, सब बाहर आके खड़े हो गए ना। आप कैंप के अंदर, आप हो सकता है एवलांच आएगा तो आप उस टेंट में रैप अप हो सकते हैं। तो हमेशा ओपन एरिया आपको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो जब तक हम समझते, सामने से माउंटेन से एक एवलांच ट्रिगर हो गया। मतलब एक बहुत बड़ा बर्फ का बहुत बड़ा गोला सामने से नीचे आ की रहा तरफ आ रहा है। हाँ, 100-200 किलोमीटर की रफ्तार वाली, एकदम वो पूरा का पूरा इतनी शक्ति की पूरा हमारा कैंप उड़ा दे। और हमें समझ ही नहीं आया कि आज होने क्या वाला है हमारे साथ। जो सामने से आपको मौत आती हुई दिख रही है, सामने, एकदम सामने आपको लग रहा है कि आज तो नहीं बच रहे, जो क्या ही सोच के आए थे और क्या हो गया। लेकिन उस पॉइंट पे 2 चीजें हैं, या तो आप रो लो
या तो ऑल इज वेल। हाँ, अरे हम भी तो देखें सितम की इम्तहा क्या है। कुछ नहीं कर सकते आप, प्रकृति से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। हम्म, प्रकृति अपने पे आ नहीं जाए, आप कहीं है ही नहीं। आप बहुत बारीक से हैं, छोटे से हैं, बस आप उसको निहार सकते हैं, देख सकते हैं। और बोलते हैं ना, अगर मौत आनी है तो शान से आए ना, डर के क्यों आनी है। हम्म, बट हम लोगों की किस्मत अच्छी कि हमारे सामने से जो एवलांच आया उसने अपना रास्ता बदल दिया। सेकंड का गेम पूरा। उसने हमारे टेंट को हिट नहीं किया, पूरा हमारा एरिया बच गया। उसी दौरान सामने वाले जो पीछे एक पर्वत था, पमोरी नाम है, माउंट पमोरी, वहां से जो एक एवलांच ट्रिगर हुआ, उसने पूरा बेस कैंप उड़ा दिया। अच्छा, बेस कैंप अलग अलग एरिया में लगते हैं, हाँ, जैसे इस साइड बेस लग गया कैंप नीचे था, हम माउंटेन में ऊपर थे, हम कैंप 1 थे। हाँ, अभी हम जहाँ पे बेस कैंप में, कल जहाँ पे मेरा बर्थडे मन रहा था, अभी मतलब सॉरी, मतलब बर्थडे मनाने की हमारी जो प्लानिंग चल रही थी, जो बेस कैंप था, बेस कैंप पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया, क्योंकि इस पहाड़ से बर्फ गिरी, इसने पूरा बेस कैंप उड़ा दिया। और हम ऊपर थे, हमारे सामने जो पहाड़ था, इसको आना हमारे तरफ था, मगर ये मूव होके पहाड़ में कहीं गुम गया। हम बचे तो बचे, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स इतने बार आए उसके बाद, आफ्टर शॉक्स। हाँ, कि आपको अंदाजा ही नहीं हुआ। जैसे बार बार जमीन हिल रही है, मतलब हर आपके हाथ में अगर दर्द हो ना, मैं एक बार दबाऊंगा आप क्या बोलोगे, आउच। दोबारा दबाऊंगा आप क्या बोलोगे, आउच। मैं बार बार दबाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, ले दबा ले यार। तो वो वाला भाव हो गया कुछ समय बाद, अरे यार जो होगा देखा जाएगा, अब जाना ही है तो जाएंगे। क्योंकि आप कितने बार उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, नहीं हो सकता। डर 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 के भी आप एक दिन निडर बन गए, इतने निडर बन गए कि अब आपको डर से फर्क ही नहीं पड़ता है, कि जो होगा देखेंगे। मेरा एक दोस्त है, साउथ इंडियन क्लाइंबर है, उसका बीच में एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया। माउंटेन फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉर एवर हम बोलते हैं। तो उसको वोमिटिंग वगैरह हुआ, थोड़ा सा यूरिन वगैरह गया, तो मैं उसका पूरा हेल्प आउट किया। तो वो हंसते हुए टूटा फूटा हिंदी में बोला अपना गर्लफ्रेंड का नाम लेके कि इतना हेल्प तो मेरा उसने भी नहीं किया। तो मैंने उसको हंसते हुए बोला, अबे नीचे आके शादी नहीं करनी अपन को। तो बोला थैंक यू, आपने थोड़ा रिलैक्स कर दिया। मैंने बोला मेंटल रिलैक्स ही रहना है अपन को, यहाँ पे आप हम कुछ शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, मात्र हमारे साथ हमारा दिमाग है। हमें अपने मेंटली काम कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, हर सिचुएशन को देखना है बिना पैनिक हुए। हमें उन फिरंगियों जैसा नहीं होना, वो जो रो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, नहीं। हमें ट्रेनिंग के दौरान नहीं सिखाया गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हर व्यक्ति को ट्रेनिंग करना चाहिए, सेल्फ सपोर्टेड एक्सपेडिशन करना चाहिए। अगर मात्र मैं पैसे के दम पे पैसा फेंक के माउंटेन गया होता ना, तो शायद मैं वापस ही नहीं आ पाता। वहां पे दिल जवाब दे जाता शायद। कमजोर दिल के लिए वो जगह है ही नहीं। आपके अगल बगल लाशें अगर कभी देख लेंगे आप, तो आप जिंदगी में आपको रोज रात को सपने आएंगे। बिल्कुल। अब वहां पे जैसे जब अब भूकंप आ गया है, तो आपको ऐसे ये तो बिल्कुल इल्म नहीं होगा ना कि इतनी बड़ी चीज हो चुकी है, क्योंकि आप तो वहां पे हो सेक्लूडेड हो, आपको नहीं पता कि नीचे क्या डैमेज हो गया, काठमांडू कितना बर्बाद हो गया है, या बेस कैंप में भी क्या बर्बादी हो रखी है, ये आपको दिख रहा था या फिर ये भी आपको पता नहीं उस टाइम? अरे अपने से बड़ा दुख किसका दुख। हाँ, मेरे उस दर्द है, टाइम। मेरे दर्द है, आपको क्या दर्द है फर्क नहीं पड़ता है। आपका गर्दन कट जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे उंगली में एक सुई चुभी है ना, इससे ज्यादा दर्द किसी को नहीं है। मेरा दर्द ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। और यही एवरेस्ट में 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:30 बजे हुआ। तब तो हम शांत हुए, थोड़ी देर बाद हम पैनिक होना शुरू हुए, चिल्लाना शुरू हुए, वॉकी टॉकी पे बात करना शुरू हुए, सैटेलाइट फोन पे बात करना शुरू हुए, नीचे हल्ला करना शुरू किया कि हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हम फंसे हुए हैं। ये अर्ली आप देखिए, जितना आप हाइट में हैं उतना ज़्यादा आप रिस्क में हैं। बिल्कुल, है ना। तो उतना ही हमें लग रहा था कि दुख तो हमारा ही है। हमें मालूम ही नहीं कि अब जितना नीचे जाते जा रहे हैं डैमेज का लेवल उतना ज़्यादा है। बेस कैंप में 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों लोगों को बुरे तरीके से जख्मी होना पड़ा। काठमांडू में तो लाखों लोग बेघर हो गए, कितनी जानें गई, असंख्य। आप सोचिए क्या सिचुएशन थी। लेकिन वही मैंने बोला ना, आपका दुख से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा दुख दिख रहा है। ठीक है। उस पॉइंट पे 3 दिन तक हमें ये भी नहीं मालूम था कि हम कभी वापस घर लौट के जा पाएंगे नहीं। लेकिन वो दौर था, चूंकि मैं मध्य प्रदेश का पहला ऑफिशियल माउंटेनियर के तौर पे गया था। और मैं कई बार हंसते हुए कहता हूँ कि एवरेस्ट 2016 पे जब मैं चढ़ा, तब मैं इतना फेमस नहीं हुआ जितना मैं 2015 में भूकंप में हुआ। हर पेपर वाले यही छाप रहे थे, प्रदेश का रत्नेश लापता। और तब विदेश मंत्री थी हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, और शी वॉज ए डायनेमिक लीडर। उन्होंने लोकसभा में दहाड़ते हुए बोला था कि हमारे प्रदेश का एक बच्चा एवरेस्ट चढ़ने के लिए गया है, उसकी जान को खतरा है। मैं प्रशासन को
तुरंत ये बोलती हूँ कि मुस्तैदी से उसे वापस लाया जाए। मुझे लेने के लिए स्पेशल एक हेलीकॉप्टर, एक आईपीएस ऑफिसर को काठमांडू भेजा गया। तो उस तरीके से पूरी जर्नी हुई और फिर भी हमें ये नहीं मालूम था कि हम बेस कैंप भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। 3 दिन तक हम माउंटेन पे ना अटके रहे ऊपर। रोज सुबह उठते थे, ये सोचते थे कि आज हेलीकॉप्टर चलेगा क्या, आज नीचे आने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस रास्ते से हमें नीचे जाना था ना, जो लैडर लगी थी, जो रस्सियां लगी थी, वो खुम्बू ग्लेशियर ने, पॉपकॉर्न ने घूम घूम के उसको सबको तोड़ दिया। बिल्कुल। पूरा रास्ता निस्त नाबूद हो गया, सब कुछ खत्म था। 3 दिन बाद मौसम खुला, हेलीकॉप्टर की उड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। यकीन मानिए, वो जान आना समझते हैं, एक मरे हुए आदमी पे जान, एक प्यासे को 2 बूंद पानी। वो जैसे ही हमने हेलीकॉप्टर की वो आवाज सुनी, लगा ओ हो भाई साहब, ये आ गए हनुमान जी के दूत, ये ले जाएंगे हमें नीचे। फिर वो हेलीकॉप्टर आया। अब उसके साथ भी चैलेंज, मौसम खराब है, एक बार में 4 लोग से ज्यादा ले नहीं जा सकता। धीमे धीमे उस दिन उन्होंने मल्टीपल रोटेशंस करे और हम लगभग 50-55 के आसपास लोग थे। सब लोगों कैंप को वन पे? कैंप 1 पे, थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। सबको उन्होंने बारी बारी से नीचे लेके गए बेस कैंप बेस कैंप में। जब हम बेस कैंप पहुंचे, हमारे सबके हाथ पांव फूल गए। वो हुआ जो हमारे साथ ऊपर हुआ ही नहीं और हमारी सोच से परे था। क्या देखा आपने बेस कैंप में पहुंच के? सारे टूटे हुए टेंट, किसी के खाने का पतीला कहीं पड़ा है, किसी की क्लाइंबिंग की किट कहीं पड़ी है, कहीं पे तो किसी की बॉडी पड़ी हुई है। हमने अपने हाथों से कई लोगों की बॉडी को ब्लैक पॉलीथीन के अंदर डाला है, कुछ के शरीर टूटे हुए थे, उस सबको हमने व्यवस्थित रैप अप कराया है। वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम थी, कोई होगा वो जिससे आप 3 दिन पहले मिले होगे, बैठे होगे, बातें की होंगी और उसकी लाश को आप पैक कर रहे हो अभी। ऐसे मतलब कई बार मैं अमूमन कहते हैं ना, व्यक्ति के सम्मान में कई बार नाम नहीं लेना चाहिए एक पब्लिक मंच में, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति था मेरा बड़ा करीब, बहुत फिट, मेरे से हाइट में ज़्यादा, स्ट्रेंथ में ज़्यादा, बहुत अच्छा हमारा बॉन्डिंग हो गया था। और बार बार हम हंसते हुए बोलते थे यार पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। तो हंसते हुए बार बार बोलते थे यार जब अपन एवरेस्ट चढ़ के आ जाएंगे ना, तो काठमांडू में थमल में पार्टी करेंगे। थमल में बड़ा एक अच्छा फायर एंड आइस करके बड़ा तगड़ा सा एक कैफ़े है, तो बोले वहाँ चलेंगे पार्टी करेंगे। उस दौरान एक्लेमेटाइजेशन के लिए हम ऊपर गए थे, वो नीचे ही रह गया था और वो नीचे ही रह गया। उसके बॉडी को अलग अलग हिस्सों पे काली पन्नी पे डाल के हमने रखा है। और वो दौर है, मुझे याद है अभी भी कि मैंने भगवान से यही बोला कि यार ये तो नहीं सोचा था मैंने कि ये होगा। क्योंकि जो आदमी एवरेस्ट के लिए आ रहा है ना, उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय मेहनत पे दिया होगा, पैसा इकट्ठा करने पे दिया होगा, बड़ा सेक्रीफाइस किया होगा, और ऐसा हो गया उसके साथ। और ऐसा एक नहीं, वैसे 21 जाने थी जो गई वहाँ। तो लगा मुझे कि भगवान आपने एक नया जीवन दिया है, मुझे लगता है यही मेरा एवरेस्ट है इस साल का, यही मेरा अकम्पलिशमेंट है इस साल का। मान गया कि मैं चढ़ गया एवरेस्ट। और फिर और वहाँ से वो लोगों की उस समय हम लोगों ने वहाँ मदद करी, जितने बचे लोग थे। कहते हैं ना माउंटेन्स में आप ही एक दूसरे के सहारा हो। जो बन पड़ा, जिससे जैसा बन पड़ा, एक दूसरे की मदद करी, घायलों की मदद करी। फिर हमें शेरपा वहाँ तो पे सबसे ज्यादा परेशानी में जो आपके साथ भी शेरपा था, क्योंकि आपको तो अभी अपनी जिंदगी का है कि आप बच गए, ठीक है, आपका घर तो हिंदुस्तान में है, लेकिन जो शेरपा है उनका तो परिवार नीचे है। जब वो वहाँ बेस कैंप पहुंचे होंगे, उनको तब पता लगा होगा कि यार यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है। वो तो तो ऐसी उनका परिवार त्रासदी थी। आप फिर देखिए, इतना बड़ा इंसिडेंट था कि बहुत सारे शेरपाओं को मैं जानता हूँ जिनसे मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, जिनकी फैमिलीज तबाह हो गई उसमें। मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि काठमांडू में ऐसा हो सकता है या नेपाल के किसी दूसरे कोने में ऐसा हो सकता है कि इतना तेज भूकंप आएगा 7.8 रेक्टर का। तब आप कल्पना करिए कि जितना आप नीचे जा रहे हैं उतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। बिल्डिंगें ढह रही हैं, आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में उसके, बिल्डिंगें हिल रही हैं, लोग सड़कों में खड़े हैं, गाड़ियां हिल रही हैं, ये नहीं मालूम कि क्या होगा। और उस दौरान फिर हमें मना किया गया कि अभी आपको काठमांडू नहीं जाना है, अभी आप यहीं रुकिए, यहाँ पे जो आप हेल्प कर सकते हैं, जितने लोग जिंदा बचे हैं बाकियों की मदद करिए। हम लोगों ने जितना हो सका, सब ने, उस समय इंडियन आर्मी का भी टीम वहाँ गया हुआ था, शेरपा जो लोकल कम्युनिटी थी वो थी।
जिससे जो बन पड़ा, मतलब वहाँ पे कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। वहाँ जिससे जो बन पड़ा, उसने वो प्रयास किया, एक दूसरे की मदद करी। कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। ये वो दौर था। फिर बाद में हम जब नेपाल आए, तो एहसास हो रहा था जितना नीचे जा रहे हैं यार, उतना डैमेज का लेवल ज़्यादा है, उतना ही मामला टाइट है। हमें तो लग रहा था हम ही परेशान है भाई, उँगली की सुई हमें दिख रही, आपका गर्दन कट गई ये तो दिख ही नहीं रही। तो नीचे जब आए ना, तो सबसे पहले मैं वापस पशुपति गया। आंखें भर गई, मैं बोला भगवान क्षमा करो यार, नादान बुद्धि हूँ, अपने लिए सोच लिया था ज़्यादा, भूल ही गया कि यहाँ पे इतने लोगों ने अपना परिवार खो दिया है। न जाने किसका पिता, किसका भाई, किसका बेटा आज यहाँ समाज में है ही नहीं। कि कुछ लोगों के तो पूरे परिवार उसमें निपट गए, घर के अंदर दब के दब रह गए। वो बैठे थे, खा रहे थे, जाग रहे थे, सो रहे थे। आप हम यहाँ बिल्डिंग पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, भगवान ना करे भूकंप आए और हम यहीं रह जाएं। आप कल्पना करिए कि आपके दिल में सपना नहीं था दुनिया का सबसे अच्छा पॉडकास्ट शो बनाने का? क्या मेरा सपना नहीं था कि सबसे अच्छा शो आपका बना के जाऊं या सबसे अच्छा माउंटेनियर बनूं? मगर वो सपना सपना ही रह गया, सब खत्म। मगर इसीलिए कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आपको एक मौका मिलता है ना, ज़िंदगी आपको हज़ारों बार ऐसे मौके देती है, बस समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ही मैंने समझा कि लाइफ मेरी बड़ी कीमती है। एक एक यही जब आपसे अभी ये बात हो रही थी, आपने बताया, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लोग जो ज़िंदा रहते हैं ना, हम सब कुछ धरती माता से उधार लेके रहते हैं। ये पंच तत्वों का शरीर है, जो माइक है या जो भी हमारे आजू-बाजू जो गाड़ियाँ हैं, वो सब हमने धरती से धातु लिया है और उससे हम कर रहे हैं। घर-वर हर एक चीज़ धरती से ली हुई है और कभी धरती कहती है वापस दो, अभी वापस दो। और जब वो धरती ऐसा कहती है तो धरती एकदम डोल जाती है। उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि यार सब ले लिया धरती ने। जिस चीज़ को मैं अपना कह रहा था वो तो मेरा अपना था ही नहीं, वो धरती का था। ज़ुक ले गई धरती अपने साथ और आप कुछ नहीं कर पाए। प्रकृति यही तो कहती है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जब जब आप अति करोगे, आप डेवलपमेंट के नाम पे करोगे, आप किसी भी नाम पे करोगे। आज इस बार इतना गर्मी पड़ा, क्यों पड़ा? केवल भारत की बात नहीं, पूरे दुनिया की बात है। पूरी दुनिया आज कार्बन क्रेडिट पे चल रही है। अपने शहर में खोद डालो, बिल्डिंग बना डालो, अफ्रीका देशों में जाओ, भारत जैसे देशों में आओ, यहाँ पेड़ लगा दो, उत्ते के कार्बन क्रेडिट परचेज कर लो। अरे तुम करो ना भाई। डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग बिग बिल्डिंग्स। आप अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आज आप किसी भी शहरों पे रह रहे हैं, कितने जगहों पे आपको पेड़ की छांव मिलेगी, आप कल्पना करिए। बहुत कम। ये माउंटेनियर्स होने के नाते, एडवेंचर लवर होने के नाते हमें बहुत करीब से दिखता है कि हम डैमेज नहीं, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और यकीन मानिए, प्रकृति को अपने आप को संतुलित करना बखूबी आता है। एक करवट ही तो लेनी थी उसको, ऐसे हिली और हम जैसे माउंटेनियर सब एकदम राइट रवाना हो गए, सब हीरोइक एक्शंस खत्म। उसने बता दिया हम ही हम, बाकी सब पानी कम, हम जो हैं बस हम हैं। तो इसके पहले कि इस लेवल पे प्रगति करे, आपको सजग हो जाना चाहिए, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ से मैं ये जानना चाह रहा था कि अब आप वापस आ गए हो, बच गई ज़िंदगी। अगले साल आप फिर गए हो 2016 में। तो क्या वो डर नहीं था? घरवालों ने रोका नहीं? मतलब यार क्या पूरा समाज, पहली बात तो आई एम श्योर कि पैसा का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था। जितना मुझे पता है आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ा, तब भी पैसे का पूरा जुगाड़ नहीं हो रहा था। और उसके बाद आखिरी में एक दिन आपके पास एक मैसेज आता है कि आपके खाते में 10 लाख रुपए आ गए हैं, जो आपके एक बहुत परम मित्र ने आपको भेजे ताकि आपका सपना ख़त्म ना हो। और आप दोबारा गए। डर कितना था मौत का जब दूसरी बार गए? 2015 पे टूटे मन से टूटे सपनों के साथ तो वापस आ गया, लेकिन ये क्षणिक था, ये टेम्पररी था। कहते ना, हम भी तो ठहरे बजरंगबली के भक्त, गुलाटी मारना कहाँ छोड़ेंगे जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोबारा प्रयास किया कि नहीं जाएंगे तो है। नेपाल सरकार ने एक अच्छा काम किया था कि हमारा परमिट का पैसा 7-8 लाख रुपए लौटा दिया। लौटा दिया मतलब उन्होंने अपने पास में जमा रखा, बोला अगर आप अगले साल आएंगे तो आपको ये वेव ऑफ हो जाएगा। जब दूसरे साल गए, आर्थिक समस्याएं आई, कुछ दोस्तों ने, कुछ दूसरे लोगों ने जब मदद कर दी, तो इस बार डर निकल गया था। इस बार जब नीचे गए ना, तो सबसे पहले जब नेपाल पहुंचे
तो पशुपति के दर्शन करे और भगवान के सामने आंख में आंसू आ गए। हमने बोला भगवान यार इस बार निराश मत भेजना, क्योंकि बहुतों के ताने सुन के आए हैं, बहुतों की गालियां सुन के आए हैं और रोज सुन के आए हैं, और हमारी कमी नहीं थी, ये आपने ही इतना बवंडर ला दिया, नहीं तो हम पहाड़ तो चढ़ ही जाते। और जब एवरेस्ट के लिए गए ना, तो जब पहला झलक हमने माउंट एवरेस्ट का देखा तो वहीं से हमने बेस कैंप से, बेस कैंप नहीं, बेस कैंप के और पहले से नामचे बाजार के आगे से एवरेस्ट दिखने लगता है। तो वहाँ से कई बार लोगों को, जो ट्रैकर्स होते हैं, उनको हम लोग रुक के दिखाते हैं, देखो एवरेस्ट दिख रहा है। तो हमारी पूरी टीम चल रही थी, तो मैंने टीम को बोला चलो आप आगे, मैं आ रहा हूँ लू ब्रेक के साथ में। एक्चुअली मैं कुछ कहते हैं ना, बात संवाद करना चाह रहा था व्यक्तिगत। मैंने हाथ जोड़ के पर्वत देव को कहा कि भगवान आपने परीक्षा ले ली है, मन से तो मैं देखो मैं पिछली बार ही चढ़ गया था, दुनिया को दिखाने के लिए जो औपचारिकता करनी है वो करने आ रहा हूँ, आशीर्वाद देना, सकुशल अपने पास बुलाना और एकदम परफेक्ट अंदाज में नीचे भेजना, ठीक है। इस बार गचपच नहीं होनी चाहिए, आपका ही आशीर्वाद, आपकी कृपा से ही कर पाऊंगा, शक्ति देना यार भगवान। इस बार टूटूंगा तो पता नहीं जुड़ पाऊंगा कि नहीं। बहुत मजबूती से वापस आया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़के आया हूँ, इस बार आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। कैंप 1 तक का तो मुझे समझ में आ गया था। अब कैंप 1 में आप 1-2 दिन रुके होंगे, उसके बाद फिर और कितने, लाइक कैंप 4, 2, 3, 4 पे भी रुके आप? नहीं, ऑब्वियसली जब आप एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं, जो 2 महीने का समय लगता है एवरेस्ट में, वो उस एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस में लगता है, जिसे हम बोलते हैं वातावरण के अनुकूल आपको अपनी बॉडी को ढालना होता है। कि आप बेस कैंप से कैंप 1 गए, 1-2 रातें रुके, फिर बेस कैंप आ गए। इस दौरान आपके पीठ में जो कुछ लोड बचा था, वो कुछ सामान आप वहाँ पे डंप करके आ गए। फिर वापस आप नीचे से कुछ सामान उठाए, कैंप 1 गए, लेकिन इस बार यहाँ स्टे नहीं किया आपने, कैंप 2 में स्टे किया। कुछ सामान आपने यहाँ डंप किया, फिर एकदम बेस कैंप में आ गए। फिर 1, 2, 3 में गए, कुछ सामान डंप किया, फिर नीचे आ गए। तो ऐसा इंटरवल के बाद में 2-5 दिन ये, फिर 2-5 दिन ये, 2-5 दिन ये, ऐसा करके आप कैंप 3 तक जाते हैं, अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं और नीचे आ जाते हैं। हमारी माउंटेनियरिंग में कहते हैं गो हाई स्लीप लो। इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एक्लेमेटाइज हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस पॉइंट को छू के आती है, उस पॉइंट तक आपकी बॉडी ढल जाती है। फिर अंतिम चढ़ाई जो आप करते हैं वो सीधा बेस कैंप से शुरू करते हैं, जो हमने शुरू करी थी 16 या 17 तारीख के आसपास शुरू करी थी। आप सीधे बेस कैंप से कैंप 2 पहुंचते हैं बिना रुके। कैंप 2 से अगले दिन आप कैंप 3 में रुकते हैं। सबसे खतरनाक कैंप 3 है। ये 8000 फीट पे आ जाता है क्या कैंप 3? नहीं, कैंप 3 8000 फीट पे नहीं आता, कैंप 3 7000 फीट पे आता है। अलग अलग 7000, 7100 लोगों को जहाँ जगह मिलती है अपने हिसाब से टेंट पिच इन करते हैं। अच्छा, वो वर्टिकल वॉल पे आपको बर्फ खोद के कोशिश करनी होती है, आपको टेंट लगाना होता है, और कई बार आपके टेंट्स हैंगिंग भी होते हैं। वो बड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा समय कोई नहीं रुकता, केवल ऊपर चढ़ते समय ही आप रुकते हैं। रिटर्न के समय कोई कैंप 3 में नहीं रुकता, या तो कैंप 4 में रुक जाएगा या नीचे कैंप 2। वो बहुत डेडली जोन है, क्योंकि लगातार मोरेन, पत्थर, बर्फ के पीसेस गिरते रहते हैं, पट पट कब कौन सा कहाँ होता है। पूरा खुला सा एरिया, कई बार जैसे बोले कि पत्थर पूरे पड़े होंगे, तो कई बार छोटे छोटे ऐसा आपको बहुत सारा एरिया मिलेगा, मतलब जहाँ आपकी बर्फ हट गई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण बोले या जो भी बोले, तो बहुत जगह आपको ऐसी बर्फ हटी, लेकिन वो पत्थर है, लेकिन आपको चढ़ के तो उसके ऊपर से ही जाना है, क्योंकि रास्ता तो आपके आगे चलने वाला क्लाइंबर का जैसे ही पाँव लगेगा तो वो पत्थर गिर के आपके ऊपर लग सकता है। तो कई बार हुआ है मेरे घुटने पे, इस घुटने पे एक बड़ा सा पत्थर आके लगा था, तो ये टांग तो लगा कि गई टांग। फिर गए कैंप 3 में जाके एक पेन किलर खाई, थोड़ा कुछ बाम वगैरह लगाया, लेकिन डॉक्टर जो था हमारे साथ उसने बोला नहीं, टूटा नहीं है, बचा है। तो मैंने बोला चढ़ जाऊंगा, बोले चढ़ जाओगे। अरे मैंने बोला फिर तो चढ़ जाना। वो भी हंसते हुए यही बोला कि पांडे जी नहीं रुकोगे तुम, इस बार चढ़ोगे। हाँ, पांडे जी करेंगे इस बार। तो हमने बोला इतना ही बोल दिया करो आप, बाकी फिर बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ से हम कैंप 4 गए। कैंप 4 8000 मीटर पे है समथिंग, जिसे हम डेथ जोन के तरीके से जानते हैं। और कोई एक बार ऐसे हमारे जो बाबा लोगों को बताओ डेथ जोन क्यों कहा जाता है वहाँ पे? डेथ जोन एक्चुअली ना कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है कि 8000 मीटर पे ही डेथ जोन है, या 7999 पे आओगे तो उससे बाहर आ जाओगे, ऐसा नहीं है। उस 8000 मीटर पे आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है, और आपको जाना है 8848 मीटर। वहाँ से भी
लगभग लगभग आपको 850-900 मीटर और ऊपर जाना है। अब ये तो डेथ जोन है स्टैंडर्ड वे में। अब जिसके लंग्स ही कमज़ोर हैं या बहुत कमज़ोर है, उसके लिए तो डेथ जोन हो सकता है कैंप 2 के ऊपर ही हो जाए। ये भी तो हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो वहाँ पे भी है। लेकिन अमूमन 24,000 फीट के ऊपर ये पूरा डेथ जोन का एरिया है। जब आप कैंप 4 पहुँचते हैं तो कैंप 4 भी पूरा एक बड़ा-सा फुटबॉल ग्राउंड जैसा है। बर्फ नहीं है वहाँ पे, पूरा यही मिट्टी है, पूरा बड़े-बड़े पत्थर हैं पड़े अच्छा, हुए हैं। बर्फ नहीं है उधर पे? बर्फ नहीं है। कैंप 4 एक बड़ा-सा फुटबॉल ग्राउंड कैसा हाँ। इतना बड़ा एरिया है, बड़ा खुला, आराम से तंबू लगाओ, वहाँ पड़े रहो ऑक्सीजन मास्क चेहरे पे लगा के। तो वहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको ऑल द टाइम जब भी आप होते हो ना तो आपको बड़े सतर्क रहना पड़ता है। पता चला आप क्या कहते हैं लू के लिए गए या फ्रेश होने के लिए गए तो ज़्यादा टाइम आप एक्सपोज्ड नहीं हो सकते। जो चॉप बाइट वाली कहानी बताई थी ना मैंने फ्रॉस्ट बाइट, हाँ। हाँ, मतलब फ्रॉस्ट बाइट के कारण बाद में चॉप करना पड़ जाएगा। पता चला आपकी ऐसी चॉप करनी पड़ गई, आपने ज़्यादा समय ये खुले पे बैठ करेंगे गए। कैसे, ये बताओ यहाँ पे। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब यार मैं कैसे उसको हवा के हवाले कर दूं उतने ऊपर। नहीं, इसीलिए हम लोगों को ना माउंटेनियर्स को गंदा ना करें, उस एनवायरनमेंट को गंदा ना करें। तो हमें ऐसे केमिकल युक्त बैग्स मिलते हैं जिसके अंदर ही लाइक जो आपका स्टूल होगा, तो आपका जितना बॉडी वेस्ट है आपको उस पे ही करना होगा और बाद में उसको आपको वापस नीचे भी लेके आना है। और करने के लिए अमूमन लोगों को खुली हवा पे या खुले जगह जाने के लिए मना किया जाता है कि टेंट के 2 पार्ट होते हैं। आपने कभी टेंट देखा होगा, एक इनर पार्ट एक आउटर पार्ट। जहाँ जूते वूते उतारते हैं आउटर लेयर होती है और एक अंदर जहाँ आपने अपना स्लीपिंग बैग डाला होता है, सामान रखा होता है। तो सबको बोला जाता है कि ये अंदर वाला जिप खोल के यहाँ बाहर बैठ जाओ, यहीं पे पॉटी कर लो और वहीं से अंदर आ जाओ। लेकिन चूंकि इतना बॉडी पे ना प्रेशर, एयर प्रेशर ऐसा हो जाता ना, वहाँ पे कोई सी भी आप पैक्ड चीज़ लेके जाइए, आप सनस्क्रीन लेके जाइए, लिप बाम लेके जाइए, अगर वो पैक्ड है एकदम फूल जाएगी, इतना एयर प्रेशर है। खोलेंगे पट से फटेगा, वो पूरा प्रेशर रिलीज होगा। वैसे लोगों के साथ होता है। मैंने देखा किसी को लाइक वहाँ डायरिया होने के चांसेस बहुत है, लूज मोशंस बहुत 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 ईजिली लूज मोशंस लोगों को हो जाते हैं। इतना प्रेशर बन जाता है कि लोग बर्दाश्त करने से बाहर। उन्होंने पैंट खोला, बैठ गए वहीं पे। लेकिन वही है कि बचे तो बचे, गए तो गए। कई बार हवा है, जम जाएगा सब कुछ। जम भी जाएगा, हवा की रफ्तार तेज है। आप ज़्यादा प्राइवेसी खेलने के चक्कर में थोड़ा कोने गए, आपको मालूम नहीं वहाँ क्रेवास है या क्या है, आपका फॉल हो सकता है। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी होता है। फिर आप वो पूरा रात वहाँ पे, मतलब पूरा रात क्या, आप लगभग दोपहर तक कैंप 4 आ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, कुछ घंटे रेस्ट करते हैं, छोटा सा नैप लेते हैं और रात में फिर आप चढ़ाई शुरू करते हैं एवरेस्ट की फाइनल। वही मुझे याद है, बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन, रात 8-9 बजे शुरू करी मैंने चढ़ाई। और क्या वो कुछ दूर गया मैं, तो मेरे ऑक्सीजन मास्क में टू 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 अलार्म जैसा आ रहा था, रेड साइन हो रहा था। तो मैं बोला यार कुछ गड़बड़ हो गया। और मैंने मेरे साथ वाले शेरपा को अगल बगल देखा, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, वहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा किसी का। तो मैं थोड़ा दौड़ के थोड़ा आगे गया जहाँ पे 4-5 लोग एक साथ खड़े थे। मैं पकड़ा एक को, बोला ये क्या हो रहा है मेरे को। तो आप देखिए अनुभव कब काम आते हैं। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये चूंकि मैं पहली बार ऑक्सीजन लगा के वहाँ गया था। तो उसने देखा, उसने बोला शेरपा ना, अंदर से फूंक मारो तेज से। मैंने कहा बोला इसमें, मैंने फूंक मारी, बर्फ निकल गई, वो नॉर्मल हो गया। बोला जो आपका यहाँ पे वेपर्स निकल रहा ना, वो जमा के ना उसने पूरी एक लेयर बना दी है, तो उस कारण से वो अलार्म आ रहा है। जब भी ऐसा ये आए तो फूंक मार दो, ये बाहर हो जाएगा तो ठीक है। अरे जान बची तो लाख हो पाए। ऐसा नहीं कि भाई पूरा का वो खराब हो गया है। हाँ ठीक है। तो फिर 2 ऐसे करते हुए ऊपर गए और अंतिम पड़ाव में जब मैं ऊपर जा रहा था, मुझे अभी भी याद है कि एक क्लाइंबर, मतलब क्लाइंबर क्या, हमारे साथ में 2 क्लाइंबर थे, हम लोग जा रहे थे, थक गए थे, तो हम बीच में रुके ऐसे हाथ टेक के कि यार थोड़ा आराम कर लें, कितना बाकी है। अर्ली मॉर्निंग लाइक अराउंड 4:35 o'clock के आसपास। तो हमने देखा कुछ तो रखा है यहाँ बगल में। मैंने कहा यार बढ़िया ट्रैक सूट रखा है यार, जूते भी रखे। ध्यान से देखा तो मैंने हाथ ही हटा लिया, वो एक बॉडी थी। और मैंने बोला तो गड़बड़ी हो गया मामला। बोला सीताराम। बोला बढ़ो आगे। तो ऐसे पूरी स्किन इंटैक्ट वाली बॉडी थी या फिर हड्डियां दिख रही थी, ऐसा कैसा? कुछ मतलब बॉडी डिस्टर्ब हुई थी, थोड़ा बहुत स्किन ऊपर का जो अपर स्किन है वो सब खत्म हुआ था।
और लोगों ने कई बार होता है कि एकदम ओपन नहीं रखते हैं, तो जो शेरपास आते जाते रहते हैं जो पहले गए होंगे, तो चेहरे को कवर कर देते हैं हम लोग, ताकि क्योंकि नया आदमी देखेगा ना वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए उसके चेहरे को कवर कर दिया था, लेकिन बॉडी दिख रही थी कि वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास रखी हुई हैं। तो हमने उसकी फ़ोटो क्लिक करी, हमने बोला यार ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर और ऊपर गए फिर, और बाकी 21 मई 2016 की सुबह 6:30 बजे आपका भाई टन टना टन 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 तारा वंदे हाँ। मातरम, जय हिंद, जय भारत, एवरेस्ट शिखर पे पहुँच के जब मैंने परमपिता परमेश्वर को याद किया, अपने देश का राष्ट्रगान गाया, ये सब तो एक ऐसी बात थी ना जो होनी थी, हो गई, जो कई बार लोगों को मैंने बोली भी है। लेकिन कई बार ना जो निमित्त होते हैं, जब भगवान किस रूप पे आपको आके मिल जाएँ, आपको मालूम ही नहीं। मेरे जनगण मन जब गा रहा था, मैंने बोला है कई बार इस बात को कि कोई कैमरा पकड़ने वाला मेरा नहीं था, कैमरा हिल रहा था, हवा की रफ्तार इतनी तेज़। मैंने पता ही नहीं किस सज्जन से बोला, दाई पकड़ लो इसको, उसने पकड़ा, उसने मेरे को बोला चिल आराम से शूट करो। शूट हो गया, उसने बोला लो हो गया है अच्छे से, मैंने कैमरा देखा हो गया, जब तक मैं आँख उठा के देखता वो आदमी गायब है। तो मैं कैसे ना मानूँ कि वो बजरंगबली ने ही कोई दूत भेजा था, क्या पता लालजी स्वामी स्वयं वहाँ मौजूद थे। और ऐसा कई कई बार मैं मतलब आपको लाइफ में अनुभव करने को मिलता है। मैं कई जब मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कई जगह जाता हूँ, तो पहले जब मैं जाता था एवरेस्ट के बाद, तो मैं कई बार बोलता था कि मैं एवरेस्ट टॉप पे गया, अपने देश का जनगण मन गाया, वहाँ बजरंगबली को ले गया था, उनकी पूजा करी, उनका धन्यवाद दिया। एक रात मेरे को सपना आया, सपने में मुझसे पूछे एक बात बताओ, तुम हमें ले गए हम तुमको ले गए? मैं बोला भगवान क्षमा कर दो, तुम ही ले गए, हम नहीं ले गए आपको नाराज नहीं होना। मेरा साथी है एक, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ से जब हम लौट के आ रहे थे नीचे उतरते समय, ये हालांकि 2016 का नहीं, उसके बाद में पुनः जब मैं 2019 में जब मैं फिर गया था, उस दौरान एक हमारा क्लाइंबर साथी था, उसको पल्मोनरी एडिमा की शिकायत हुआ, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, जिसमें आपके लंग्स में अत्यधिक मात्रा में पानी भर जाता है, ठंडक उस सब की वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं, पूरा सांस लेने में आपको असहज महसूस होता है। तो उसको जब मैंने देखा तो उसका बॉडी एकदम ख़राब था। अच्छा, माउंटेन पे हम डायमॉक्स बहुत कम देने की कोशिश करते हैं, ये गोली है अमूमन खून पतला करने के लिए कई बार रेफ़र करते हैं, जबकि हमारी माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया गया है कि खून पतला करना है, एक ही काम करो, खूब पानी पियो। देसी अंदाज में आप जितना पानी पिएंगे, पानी बाय डिफ़ॉल्ट H2O है, ठीक है? आपके बॉडी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी जा रहे हैं, और जो पानी जा रहा है वो कहीं न कहीं आपके गाढ़े होते हुए खून को, उस थिक ब्लड को पतला भी कर रहा है। लेकिन कई बार वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कभी कुछ बहुत ऐसा एक्सट्रीम हो जाए, तो आप डायमॉक्स या कुछ ऐसा मेडिकल उपचार ले सकते हैं। तो मैंने जब देखा कि उसकी हालत कैंप 4 में ऐसी हो रही है, वो उठ ही नहीं पा रहा है, उसके मुँह से ऐसा ब्लीडिंग जैसा हो रहा है सब कुछ, और ही वाज़ ऑलमोस्ट गॉन, उसकी आँख पलटने से थी। और फिर मैंने उसको एक डायमॉक्स दिया, हमारे पास कुछ ऑक्सीजन बॉटल बची थी, उसको बैकअप के तौर पे हमने लगाया। मैं और मेरा शेरपा, हम लोग 2 लोग मिलके उसको बीच में हमने पकड़ा, और वहाँ से घसीटते हुए हम लोग उसको कैंप 3 तक लेके आए। फिर कैंप 3 से, अच्छा कैंप 3 चूँकि ऐसा है, मैंने बताया वहाँ हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता। वहाँ पे हमने उसका लॉन्ग लाइन रेस्क्यू करवाना था। अब वो कैसे हो लॉन्ग लाइन रेस्क्यू, मतलब आपने शायद कभी वीडियो देखे हो, हेलीकॉप्टर, एक रस्सी और एक आदमी झूल रहा है नीचे। ये उसके लिए देखा था ऐसा। मैंने, जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि लाशों को भी ऐसे ही ले जाया जा रहा था। हाँ 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 दिस हाँ। इज लॉन्ग लाइन रेस्क्यू। ये बहुत ही रिस्की है, बहुत कम बार किया जाता है। जितना खतरा उस नीचे आदमी को है, उससे ज़्यादा खतरा उस पायलट को है, क्योंकि वो माउंटेन से एकदम चिपक के हेलीकॉप्टर अपना चला रहा है। विंड कभी भी तेज हो सकता है, क्रैश हो सकता है कभी भी हेलीकॉप्टर। उस हालत, उसको हम पकड़ के लेके आए, उसको वहाँ पे हमने सब कुछ फिक्स कराया, उसका लॉन्ग लाइन रेस्क्यू करा के उसको नीचे उतारा, और 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज होने के बाद में उसकी जान बची। अर्जेंटीना का रहने वाला था वो, और आज मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया है। अभी भी टूटी फूटी इंग्लिश में कई बार बोल देता है वो, यू सेव्ड माय लाइफ, विल हैव रेड वाइन पिज्जा। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ से थैंक यू। और हम लोग क्या कहते हैं, आज एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। तो माउंटेन्स में आपको ये जो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ये आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देता है, बेस्ट रिलेशंस देता है, और नो डाउट जो आप एक अलग ही अनुभव लेके आते हैं ऊपर से। क्या बात है, क्या बात है।
तो 2 बार तो टोटल आपने 3 अटेम्प्ट किए। दूसरी बार आपने आप एक पूरा महिलाओं का ग्रुप लेके गए थे अपने साथ। तो कितने लोगों ने आपने किया था उस टाइम पे? उस समय हम लोग लाइक 3 लोग गए थे, तो हुँ, हुँ। मेरे साथ जो 2 फीमेल्स थीं, दे सक्सेसफुली क्लाइम्बड और टॉप से जस्ट थोड़ा नीचे मेरे मास्क में कुछ दिक्कत आया। तो जो मैंने आपको बताया कि हुँ। नो माउंटेन इज़ वर्थ इनफ टू रिस्क योर लाइफ। हुँ, 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 फिर हुँ। उसके बाद मैंने वहाँ से क्विट किया और बैक टू बैक फिर अभी मेरे दूसरे क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस दूसरे हाँ। कंट्रीज़ में वो सब अभी कंटिन्यू है। रत्नेश भाई, और बहुत कुछ बात पूछने का मेरा मन है। मैंने कुछ लिखे भी हैं चीज़ें जो मैंने पूछी नहीं, बट आई थिंक आपके सवालों की लिस्ट देख के थोड़ा-सा नर्वस हाँ, सा हाँ, मामला हाँ, है। हाँ, हाँ, बट आई थिंक आज के लिए मुझे लगता है कि समय की भी एक प्रतिबद्धता है हमारे पास, तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये यहीं विराम देना पड़ेगा। बट आई एम श्योर रत्नेश भाई, हम फिर से किसी दिन बैठेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें आज के मेरे सवाल जो मन में रह गए हैं, जिस कॉपी में, इस डायरी में बंद रह गए हैं, वो दोबारा से अपने को खोलने का मौका मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, बावाकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, हमारे बहुत प्यारे बाबा बनने के लिए रत्नेश भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, चूँकि आपने किताबों में कुछ अभी सवाल लिख के रखे हैं, तो लास्ट में मैं एक बात ही बोलना चाहूँगा कि वी मीट टू डिपार्ट एंड डिपार्ट टू मीट अगेन। और दोबारा 100%। मिलेंगे कुछ नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए पहाड़ों की नई कहानियों के साथ। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया, मेरी बात इतनी धैर्यपूर्वक सुनी। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज़ डू व्हाटएवर यू विश टू डू। लाइफ में आपके पास अनगिनत मौके हैं, स्काई इज़ द लिमिट। रोकिए मत, वो करिए जो आप करना चाहते हैं और ट्रस्ट मी, एक दिन पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। ढेर सारी शुभकामनाएँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। रत्नेश भाई और बाबा लोग, ये था आज का हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार और एकदम स्टोरीज से भरा हुआ, अनुभवों से भरा हुआ पॉडकास्ट हमारे बड़े एडवेंचरस मित्र और बाबा रत्नेश पांडे जी के साथ, जिसे करने में बहुत मज़ा आया। आप कमेंट में बताइएगा कि यार आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। और बाकी बाबाकास्ट को सब्सक्राइब कर लो, रत्नेश भाई को फॉलो कर लो। रत्नेश भाई की इंस्टा की आईडी है, मैं हर जगह रत्नेश ऑफिशियल से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हूँ। बिल्कुल, रत्नेश ऑफ़िशियल नाम से ये हैं, तो इनको फ़ॉलो कर लो। हमें बताओ कि क्या चीज़ मज़ेदार लगी और क्या आप रत्नेश भाई से और जानना चाहोगे जो अगली बार हमारे बाबाकास्ट का हिस्सा बने। और बाकी अपना ख़्याल रखिए बाबा, अपने अंदर बदलाव लाते रहिए, बेटर होते रहिए और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।